हेलो हेलो। तो आगे पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कोई है क्या 1932 से? हाँ क्या? कोई स्पेशल बात बोलना चाहते हैं वो? हाँ? आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। ऐसा कुछ है क्या? हाँ? क्या हो गया? ठीक है चलो, पार्टनरशिप ध्यान दो। पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? ओके, टू और मोर पर्सन, क्या क्या इसके एलिमेंट्स है? टू और मोर पर्सन प्लस उनके बीच में क्या होगी? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट किस बात के लिए? बिजनेस करने के लिए। एग्रीमेंट किस बात के लिए? बिजनेस करने के लिए। आगे, टू शेयर प्रॉफिट, एंड लास्ट वन, business carried on by all or any one of them acting for all. Any one of them acting for all. Acting for all. अब यहां पे देखो, ये 5 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला, टू और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन चाहिए। मिनिमम बोलो, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने? 50। मैक्सिमम कितने? 50, राइट। अभी एग्रीमेंट, ओके, एग्रीमेंट बनानी पड़ेगी। कोई देखो लीगल, या मतलब क्या है कि स्टेटस से, कोई स्टेटस से पार्टनर नहीं बन सकता। कोई भी पार्टनर कैसे बनेगा? ठीक है, कोई भी पार्टनर कैसे बनेगा? एग्रीमेंट से। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एचयूएफ में देखते हो, तो एचयूएफ में क्या बन जाता है कि बच्चा जन्म लेता है तो वो एचयूएफ का मेंबर बन जाता है। ठीक है, मतलब जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हम ये नहीं बोलते आपके घर में पार्टनर पैदा हो गया। हाँ, ठीक है। तो कोई स्टेटस से या जन्म से पार्टनर नहीं होता है, मजबूरी उसे पार्टनर बना देती है। हाँ, तो कोई जन्म से चोर नहीं होता है, ऐसा आपने डायलॉग सुना होगा। ठीक है, तो कोई जन्म से पार्टनर नहीं होता है, उसे बाद में उसके हालात और मजबूरी उसे पार्टनर बना देती है। ठीक है, तो नॉट बाय स्टेटस, नॉट बाय स्टेटस, एग्रीमेंट ही होनी चाहिए, स्टेटस से नहीं होगा कोई पार्टनर। ठीक है, स्टेटस से नहीं हो सकता कोई भी पार्टनर। क्लियर? आगे, एग्रीमेंट कैसे हो सकती है? या तो एक्सप्रेस, ओरल और रिटर्न। कैसे हो सकती है? ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट हो सकती है। आगे, बाद में बिजनेस, बिजनेस मतलब क्या? बिजनेस मतलब क्या? बिजनेस मतलब क्या? एक्टिविटी कैरिड ऑन टू अर्न प्रॉफिट्स, एक्टिविटी कैरिड टू अर्न प्रॉफिट। इसका मतलब नॉन प्रॉफिट जो है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी पार्टनरशिप में नहीं हो सकता। ये पार्टनरशिप का बेस क्या है? बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या? एक्टिविटी कैरिड ऑन टू अर्न, एक्टिविटी कैरिड ऑन टू अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट, राइट। बाद में शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। तो एनपीओ नॉट अलाउड, यहां पे लिख देना एनपीओ नॉट अलाउड, मतलब पार्टनरशिप में एनपीओ या एनपीओ के लिए पार्टनरशिप कभी नहीं हो सकती। उसके बाद में टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करना, प्रॉफिट शेयर करना है। ठीक है, सो प्रॉफिट शेयर करना है
उसमें लॉसेस आते ही है ऐसा कुछ नहीं, मतलब नॉट नेसेसरी लॉसेस, नॉट नेसेसरी लॉसेस। मतलब देखो प्रॉफिट शेयर करना बोला तो लॉसेस शेयर करने ही पड़ते हैं ऐसा कुछ नहीं है, नॉट नेसेसरी लॉसेस। बराबर। इट इज प्राइमा फेसी एविडेंस, इट इज क्या प्राइमा फेसी, याद है क्या प्राइमा फेसी, प्रेमा फसी, प्रीमा फसी, हाँ ठीक है, तो हंसी तो फसी, हाँ प्रीमा फसी, हाँ। तो आवाज कहां से आई, आगे से कि पीछे, आवाज कहां से, आगे से कि पीछे से, वो साइड से आई, हाँ ठीक है चलो ध्यान दो। प्राइमा फेसी मतलब क्या, प्राइमा फेसी मतलब क्या, एब्सेंट थे क्या उस दिन, फर्स्ट टाइम, ओके, मतलब जब आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन में जो लगता है वो प्राइमा फेसी होता है, विच इज नॉट फाइनल, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयर कर रहे हो इसका मतलब, प्रॉफिट शेयर कर रहे हो इसका मतलब पार्टनरशिप ही है, ऐसा आप कंपल्सरी नहीं कह सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन आपको जगह देता है, कहता है कि इसके ऊपर बिजनेस स्टार्ट करो, और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो बिजनेस का 50% मैं लूंगा क्योंकि जगह मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। क्या आपने जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए किए उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, या मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किए उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा जब होता है तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है, उसे कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आप मेरे लिए काम कर रहे हो, तो ऐसा हो तो ये पार्टनरशिप है, ठीक है। देयरफॉर बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसे कहा जाता है म्यूचुअल, क्या कहा जाता है, म्यूचुअल एजेंसी। और ये क्या है, कंक्लूसिव एविडेंस, फाइनल एविडेंस। आपको पार्टनरशिप है कि नहीं ये फाइंड आउट करना हो तो म्यूचुअल एजेंसी देख लो, क्या म्यूचुअल एजेंसी, तो क्या देख लो म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। मैं आपको म्यूचुअल एजेंसी क्या ये बता देता हूं, अभी आप देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, सभी लोग ध्यान देंगे, ए एंड बी पार्टनर है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या, मैं उसके लिए एजेंट हूं, वो मेरे लिए एजेंट है। अगर दोनों पर्सन, दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए क्या है, एजेंट है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट है। अब एक ध्यान देना, ध्यान देना, ए एंड बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट की, ध्यान दो ठीक से सुनो। एजेंट का मतलब मैंने आपको बीच में बताया था, पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर, जो दूसरों के लिए काम कर रहा है वो क्या है, एजेंट है। मैंने आपको बताया था आपके घर वालों ने भेजा कुछ लाने के लिए दुकान पे, याद है क्या, तो आप क्या घर वालों के लिए एजेंट हो, ठीक है। अभी आप देखो, ए को एक कस्टमर मिलता है, उसने, कस्टमर ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उसमें से 1 लाख रुपए अर्न किए, कितने कमाए, 1 लाख। क्या वो 1 लाख खुद के है, नहीं है, उसमें से क्या क्या बोलो 50,000 खुद के 50% और बाकी 50% बी के। समझ में आया, ये पहला केस हो गया। और बाद में क्या हो गया, बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें उसे मिल गए मान लो 3 लाख, 3 लाख। क्या उसके 3 लाख है, नहीं, 50% उसके और 50% ए के। मतलब जब भी कोई पार्टनर काम करे ना, 50% खुद के लिए काम करे, 50% दूसरे के लिए काम करे। 50% मैंने सिर्फ परसेंटेज बता दिया, ठीक है, बट उसकी जगह पे क्या जो भी है, बट वी आर एक्टिंग फॉर अदर्स। ए बी के लिए काम कर रहा है, हाँ है ना, खुद के लिए भी कर रहा है और दूसरे के लिए भी कर रहा है। खुद के लिए कर रहा है मतलब वो प्रिंसिपल है, और दूसरों के लिए कर रहा है मतलब क्या, एजेंट है। और बी भी खुद के लिए काम कर रहा है, खुद के लिए भी कर रहा है और दूसरे के लिए भी कर रहा है, तो प्रिंसिपल प्लस एजेंट है। मतलब ए बी के लिए एजेंट है, बी ए के लिए एजेंट है, तो ये म्यूचुअल एजेंसी है। मतलब बिजनेस कोई एक करेगा या सभी मिलके किसके बिहाफ में करेंगे, ठीक है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी मिलके करेंगे, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उसमें से एक पर्सन तो होगा जो दूसरों के बिहाफ में काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड बोल रहे हैं ना, वो लायबिलिटी अनलिमिटेड कैसे होती है, क्यों, क्योंकि दूसरा मेरा एजेंट है, उसने जो काम किया उसके लिए मैं लायबल हूं, मैंने जो काम किया उसके लिए वो लायबल है। लेकिन वो काम कौन सा होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड, समझा है, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किए, काम किए, उसके लिए दूसरा लायबल है, ठीक है। आपने दूसरा कुछ किया जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए बाकी पार्टनर लायबल होंगे,
नहीं होंगे। समझ आ गया? तो कौन कौन से कंडीशंस हमने पढ़े, बोलो पार्टनरशिप में, बोलो। नहीं ये इंपॉर्टेंट है, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर केस आ जाती है या आ सकती है कि उसने ऐसे टाइप का एक कुछ वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे कि उसने घर पे कुछ तो भी टीवी ऑर्डर किया, पार्टनर ने टीवी ऑर्डर किया खुद के घर पे, ठीक है, तो ऐसे केस में ही इज नॉट पेइंग अमाउंट। तो ऐसे केस में जो जिसने वो गुड्स सेल किया, टीवी सेल किया है, वो दूसरे पार्टनर के पास जाके पैसे मांग रहा है, ठीक है, एज पर, और वो बता देंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स आर लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय अदर्स, अदर पार्टनर। तो ऐसे केस में वो क्लेम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, इसके ऊपर केस स्टडीज हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या बोलोगे आप, लायबल है कि नहीं, नहीं है, क्यों? पहले तो आप बताओगे पार्टनरशिप क्या है, टू और मोर पर्सन, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो अदर पार्टनर्स आर लायबल ओनली फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे बन जाता है, क्लियर? तो बोलो क्या क्या पॉइंट्स है, बोलो क्या क्या पॉइंट्स है। तो मोर पर्सन क्या मिलेंगे, आएंगे साथ में, क्या करेंगे, डायरेक्टली बिजनेस से पहले कुछ करेंगे, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या डिसाइड होगा, बिजनेस करना है, बिजनेस करके प्रॉफिट शेयर करना है, और कौन काम करेगा, सभी, ओके, या एक, फॉर सभी, समझ आ गया? ओके, क्या दो, क्या करेंगे साथ में, एग्रीमेंट, ठीक है, साथ में क्या करेंगे, बिजनेस, अरे बिजनेस, ओके, बिजनेस से क्या मिलेगा, प्रॉफिट, बिजनेस से क्या मिलेगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या करेंगे, बांटेंगे, और कौन काम करेगा, सभी मिलके, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फिर से बोलो कितने, टू और मोर पर्सन, ठीक है, आगे क्या करेंगे, एग्रीमेंट, क्या किसके लिए, बिजनेस करने के लिए, उससे क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर, उसके बाद में बिजनेस कौन करेगा, सभी मिलके, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। प्राइमा फेसी एविडेंस कौन सा है, प्राइमा फेसी कौन सा है, प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर करना, ये प्राइमा फेसी। कंक्लूजन कौन सा है, म्यूचुअल एजेंसी, कि अगर उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है मतलब वो पार्टनर्स है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या, एवरी पार्टनर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, कोई डाउट है, समझा अच्छे से, ठीक है। तो यहां पे ये देख लेना, अभी लगभग जो मेन पॉइंट्स है मैंने इसमें कवर किए, मतलब लगभग सभी जो डेफिनेशन से रिलेटेड है। मैंने लिखते वक्त पॉइंट इसी वजह से लिखे थे ताकि मैं लिख दूं मिनिमम मैक्सिमम, बाद में नॉट एग्रीमेंट से वो पार्टनर बनता है, स्टेटस से नहीं, ठीक है, जन्म से कोई पार्टनर नहीं बनता है, उसको पहले क्या करनी पड़ेगी, एग्रीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसा बोलते हो क्या, बोलना चाहिए आपके घर में पार्टनर पैदा हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं, किसका, हाँ हाँ, ठीक है, आ जाएगी, हाँ, पापा को ही करना है ना कॉल, हाँ, इतना क्यों हंस रहे हो फिर, देखो स्माइल देखो उसकी, हाँ, हाँ, हरिओम, हरिओम, ध्यान दो, हाँ, तो ध्यान दो। तो ये क्या क्या है, पहला ओके, जो पॉइंट्स लिखे हैं, पहला क्या, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट है, बिजनेस है, बिजनेस किसके लिए, बिजनेस किसके लिए, उसमें लिखा हुआ है बिजनेस जो है वो प्रॉफिट, एक्विजिशन ऑफ गेन्स, मिला क्या लास्ट में, लास्ट लाइन, एक्विजिशन ऑफ गेन्स, बाद में एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, लॉसेस शेयर करना कंपलसरी क्या, नॉट नेसेसरी टू शेयर लॉसेस, और लास्ट में क्या, पांचवा पॉइंट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब उनके बीच में रिलेशन कौन सा होगा, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, समझ में आ गया, म्यूचुअल एजेंसी। अभी केडी कामत एंड कंपनी, उसमें क्या दिया है, अंडरलाइन करना, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट टू इसेंशियल कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड आर, अंडरलाइन करना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये होना चाहिए, और दूसरा क्या, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट उसमें से मेन कौन सा है, म्यूचुअल एजेंसी, दोनों होने चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग भी होना चाहिए,
अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग भी होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी। बट उसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, म्यूचुअल एजेंसी। याद रहेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल एजेंसी, कंक्लूसिव कहा जाता है, फाइनल। आगे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। आपको अगर चेक करना हो कि ये सच में पार्टनरशिप है या नहीं है तो कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, दो चीजें। देखो बाकी सभी चीजें है, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन एग्रीमेंट तो गुड्स परचेस करने के लिए भी बनती है ना, एग्रीमेंट तो गुड्स परचेस करने के लिए भी बनती है। तो मैं किसी के पास से गुड्स परचेस करता हूं मतलब वो पार्टनर बन गया मेरा, ऐसा थोड़ी ना है, एग्रीमेंट तो वहां पे भी बन गई। सो एग्रीमेंट इज नॉट मेन और ट्रू टेस्ट। सही क्या कह सकते, ट्रू टेस्ट मतलब क्या, सही परख या सही जांच नहीं कह सकते कि नहीं। अगर सिर्फ एग्रीमेंट देखने से ये पता नहीं चलता कि वो पार्टनरशिप है, क्योंकि एग्रीमेंट बहुत सी जगह पे होती है, ठीक है। तो ऐसी केस में दूसरा क्या, प्रॉफिट। हाँ आया हूं वहां तक, ठीक है। पहले एक एक पॉइंट निपटाते हुए आते ना, ठीक है। उसको म्यूचुअल एजेंसी, हाँ ठीक है, आएंगे वहां तक आएंगे। पहले क्या है, दूसरा कौन सा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट आप शेयर कर सकते हो इवन दो ही इज नॉट पार्टनर। ऐसा कोई कंपल्शन है कि सिर्फ पार्टनर के साथ ही प्रॉफिट शेयर करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेंडर है जिसके पास से पैसा लिया हमने, जिसने फाइनेंस किया, ठीक है, उसको हम क्या करने वाले, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट में से 30% देने वाले। लेकिन मैंने जो काम किया उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो हम दोनों पार्टनर कैसे हुए, समझा गया। तो इस वजह से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट ऑल्सो क्या क्या कह सकते, नॉट ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जो सिर्फ पार्टनरशिप में आता है, तो कौन सा है, कौन सा है, म्यूचुअल एजेंसी। अभी आ गए, हाँ अभी बोलो क्या, कौन सा पॉइंट आता है, म्यूचुअल एजेंसी, क्लियर है, ठीक है। आगे ध्यान दो, अभी वो दोनों उसकी तरफ कंटिन्यूसली देख रहे हैं। क्या चल के रहे, हाँ 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 आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या चल रहा है प्रॉब्लम, हाँ हाँ ठीक है। आगे मैं बोल रहा था अंधेरा कायम रहे, ऐसा बोल रहा था अभी मैं, हाँ। शक्तिमान देखा है कि नहीं इसमें ना, पता नहीं कि ऐसे ही कहता है वो, हाँ अंधेरा कायम रहे, हाँ चलो हरि ओम, ध्यान दो यहाँ पे, हाँ आगे। तो पहला क्या है, डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, इट मस्ट बी प्रूव्ड। एग्रीमेंट है, होनी चाहिए, अच्छा है, लेकिन एग्रीमेंट से पता नहीं चलता ये पार्टनरशिप है। देखो ध्यान दो, पार्टनरशिप करनी हो तो एग्रीमेंट होनी चाहिए, बट एग्रीमेंट है इसका मतलब पार्टनरशिप होगी ऐसा कंपल्शन नहीं है। हाँ क्या है ना, कंपल्सरी एग्रीमेंट नहीं, वो ओरल और राइटिंग वाला पॉइंट बोल रहे होंगे आप। राइटिंग वाला जो है वो आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र में कंपल्सरी, एग्रीमेंट सभी जगह पे कंपल्सरी है। एग्रीमेंट इज कंपल्सरी, ओके, जस्ट ये फर्क है कि ओरल या रिटर्न। एग्रीमेंट का तो कोई डाउट नहीं है, एग्रीमेंट होनी चाहिए, इट माइट बी रिटर्न और ओरल, ऐसा लॉ बोल रहा है, ठीक है। बट महाराष्ट्र में वो राइटिंग में देनी पड़ती है, ऐसा वहां पे है, क्लियर। तो एग्रीमेंट का तो कंपल्शन है, कोई टेंशन नहीं है। आगे, एग्रीमेंट वॉज टू शेयर प्रॉफिट। एग्रीमेंट किसके लिए होनी चाहिए, शेयर प्रॉफिट, ओके। एंड द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एग्रीमेंट क्या, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, बट एग्रीमेंट क्या, इससे हम जान नहीं सकते कि ये, अंडरलाइन करना, नॉट फ्रॉम स्टेटस, स्टेटस से नहीं होता। हाँ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो देख लेना यहां पे, the receipt by a person of a share of the profit of a business or of a payment contingent upon the earning profits or varying with profit earned by the business। क्या बोला वो समझ में नहीं आया, हाँ ठीक है। इसका मतलब शॉर्ट में क्या कि किसी तरह से आपको प्रॉफिट मिल रहा है
किसी तरह से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये क्या है, ओके, डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर विथ अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। सिर्फ प्रॉफिट मिल रहा है, इससे वो पार्टनर नहीं बनता है। उन्होंने आगे दिए एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दिए, ठीक है, हाँ, लेंडर ऑफ मनी टू अ पर्सन, उसको आप प्रॉफिट शेयर करो, प्रॉफिट शेयरिंग विथ, ऊपर लिख देना ए पॉइंट के ऊपर, प्रॉफिट शेयरिंग विथ ए लेंडर ऑफ मनी, बाद में सर्वेंट और एजेंट दिया जाता है ना। ओके, आपने यहां पे मैनेजर है, उसको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिया जाता है, बाद में वहां पे क्या, बाय विडो और चाइल्ड ऑफ डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर मतलब क्या, जिसकी डेथ हो गई है। आगे, बाय प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर फॉर सेल ऑफ गुडविल, जिसने गुडविल बेचा है और उसके नाम पे बिजनेस चल रहा है, उनके साथ प्रॉफिट शेयर करो। इट डजंट मीन क्या, दे ऑल आर आवर पार्टनर्स, वहां पर लिख देना, दिस डजंट मीन दैट दे ऑल आर आवर पार्टनर्स। इसका मतलब वो पार्टनर्स नहीं है। क्यों, देखो, मैनेजर ने जो किया उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया बिजनेस के लिए उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, बट हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स लिए उसके लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है क्या, मतलब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया उसके लिए लॉस हो गया, क्या मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, नहीं, बट मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसमें लॉस हो गया, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है क्या, यस। मतलब ध्यान दो, मैनेजर ने जो किया उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, बट हमने जो किया उसके लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं। मतलब क्या, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, एक ही साइड से। तो म्यूचुअल एजेंसी होती है तभी पार्टनरशिप होती है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो इस केस में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो वहां पे लिख देना म्यूचुअल एजेंसी इज मिसिंग, म्यूचुअल एजेंसी इज मिसिंग। आगे, एज डिस्कस अर्लियर, उसके नीचे दिया है क्या, मिला क्या, उसके नीचे एक पॉइंट है, प्राइमा फेसी एविडेंस, अंडरलाइन करना, एंड नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, प्राइमा फेसी एविडेंस। लास्ट में ऑलरेडी हाईलाइट किया है, लास्ट सेंटेंस क्या, बट द टास्क बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन आइदर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट और एग्रीमेंट इज सच एज डज नॉट स्पेसिफिकली स्पीक ऑफ पार्टनरशिप। इन सच केस for testing the existence or otherwise of partnership relations, section 6 has to be referred। मतलब क्या है कि इन शॉर्ट सेक्शन 6 क्या आगे बताना स्टार्ट कर देगा रिगार्डिंग दिस। इसका मतलब क्या इन शॉर्ट कि ये बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा जब लिखा नहीं होगा कि पार्टनरशिप है या नहीं है, तो उस वक्त प्रॉफिट शेयर करने से कुछ नहीं होता है। मेन पॉइंट कौन सा चेक करना है, तो सेक्शन 6 के बारे में क्या बताया, रिगार्ड मस्ट बी हैड टू द रियल रिलेशन बिटवीन पार्टीज। क्या ढूंढना है आपको, रियल रिलेशन बिटवीन पार्टीज, रियल रिलेशन ढूंढना है। समझ में आ गया क्या, क्या क्या ढूंढना है, रियल रिलेशन, ठीक है। और रियल रिलेशन कौन से होने चाहिए, म्यूचुअल, हाँ म्यूचुअली, ओके क्या बोलते हैं, हाँ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। एक ने किया तो दूसरा लायबल, दूसरे ने किया तो पहला लायबल, ठीक है, बात खत्म। ये जब होगा तभी कहेंगे पार्टनर्स है, क्लियर, अदरवाइज पार्टनर्स नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर। तो एजेंसी, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, मतलब मेन प्रिंसिपल इज वेरी मच हेल्पफुल इन रीचिंग द कंक्लूजन, ठीक है। अंडरलाइन करना इसमें से मेन पॉइंट फिर से वही रिपीट किया कि सेकंड पार्ट पे आएगा, हाँ वही रिपीट किया। एजेंसी में लिखना, एजेंसी में लिखना, एजेंसी क्या, कंक्लूसिव एविडेंस, वहां पर लिख देना कंक्लूसिव एविडेंस। या दूसरा नाम इसे कहा जाता है एसिड टेस्ट, क्या, एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट लिखा, एसिड, हाँ टेस्ट, एसिड टेस्ट, हाँ। आगे क्या दिया, ये नाम क्या है, शांति रंजन, हाँ शांति नहीं है वो, शांति, शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस, ये क्या है, 10 रन,
दस्सन मुजमुल, हाँ तो अंडरलाइन करना ये। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हुआ है? देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन पार्टीज। क्यों? पार्टीज हैव नॉट रिटन एनी रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन नो अकाउंट्स ऑफ इट्स ओन। No account of partnership was opened with any bank. No written intimation was conveyed to the deputy director of procurement with respect to the newly created partnership. मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो इस केस में पार्टनरशिप है कैसे मानेंगे? ठीक है, क्या कुछ भी नहीं किया मतलब क्या? रिकॉर्ड नहीं है उसका, अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ये पार्टनरशिप मानी नहीं जा सकती, क्योंकि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये डिसाइड कैसे होगा? मतलब बाद में मान लो कि लाइबिलिटी डिसाइड करनी हो, तो लाइबिलिटी कैसे पता चलेगी कौन किसके लिए लायबल है? क्योंकि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है, तो ये पार्टनरशिप नहीं मानी गई। ऐसा एक केस हो गया था, ठीक है, जस्ट फॉर द रेफरेंस याद रखना। अभी पार्टनरशिप डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या फर्क है पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी? बोलो फटाफट। लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल एंटिटी कौन है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी का याद रखना, पार्टनरशिप में वो एप्लीकेबल नहीं, सिंपल बात है, ठीक है। जो लीगल स्टेटस मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी कौन है? कौन है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी कहां पे होती है? पार्टनरशिप। जॉइंट स्टॉक में होती है क्या? नहीं। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहां पे होता है? पार्टनरशिप में, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, बट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वो मिलेगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, क्लियर? प्रॉफिट हुआ तो भी बांटा जाएगा, ऐसा कुछ वहां पे बता नहीं सकते। तो there is no such compulsion to distribute its profit, अंडरलाइन करना जॉइंट स्टॉक में। आगे एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, पार्टनरशिप में लायबिलिटी कितनी होती है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड। कितनी लिमिटेड? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, जितना पे नहीं किया, या अनपेड अमाउंट ऑफ गारंटी। आगे प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है फर्म की, वो किसकी है? पार्टनर्स की। पार्टनर्स और फर्म क्या माने जाते हैं? एक ही माने जाते हैं। पार्टनर्स और फर्म क्या माने जाते हैं? एक ही माने जाते हैं, ठीक है। फर्म का कोई अलग लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में है वो किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टनर्स की। लेकिन कंपनी को एक लीगल स्टेटस है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, तो ऐसी केस में जो भी प्रॉपर्टी कंपनी के पास है वो कंपनी के नाम पे होती है, क्योंकि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीगल एंटिटी? व्हाई कंपनी इज कॉल्ड एज लीगल एंटिटी? क्या रीजन? उसको खुद की क्या है? पहचान। कैसे मिली? हमने दी? नो, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। व्हाई इट हैज सेपरेट आइडेंटिटी? व्हाई? क्यों है? आप बोल रहे हो, लेकिन क्यों? क्यों? हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो क्यों? क्यों? हाँ हाँ, क्यों? हाँ बोलो। वो शेयर होल्डर और ये इससे अलग है। हाँ, आगे वही क्वेश्चन होगा, क्यों? क्यों? हाँ हाँ, वही तो कंपनी एक्ट में लिख दिया, मतलब क्या है कि वो लीगल एंटिटी बन गई, क्या मतलब? ये सेंस क्या है? कुछ तो भी लॉजिक होगा। हाँ, टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स, तो उसमें ये भी है ना, वो बाकी लोगों ने, क्रेडिटर्स ने वो क्या किया? सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो ऐसा? तो एक्चुअली देखो, लीगल स्टेटस कब मिलता है? ध्यान दो, लीगल स्टेटस कब मिलता है? जब वो ऑर्गेनाइजेशन लॉ की प्रोसेस से बनता है और लॉ की प्रोसेस से ही बंद होता है। समझ में आ रहा है? लॉ की प्रोसेस से ही बनता है और लॉ की प्रोसेस से ही बंद होता है। तो ऐसी केस में यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि इसे लीगल प्रोसेस से बनाए, लीगल प्रोसेस से बंद किया है, इस वजह से इसे लीगल स्टेटस मिलता है। समझ आ गया? क्योंकि ऐसी कोई भी एंटिटी जो वहां पे क्या है कि लीगल प्रोसेस से बनती है और लीगल प्रोसेस से ही बंद होती है, ठीक है, वो सभी लीगल क्या कह सकते हैं? एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी में आते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अलग अलग आप एक्ट देखते हो, जैसे कि LIC जो कंपनी है उसके लिए भी सेपरेट एक्ट है, वो उस एक्ट की वजह से बनी है और उस एक्ट के अकॉर्डिंगली बंद होगी।
मतलब उसके पीछे एक लॉ है, ठीक है, जो लॉ उसे बनाना कैसा है, ऑपरेट कैसे करना है, बंद कैसे करना है, सब कुछ बताता है। Therefore it is legal entity, उसे ऑपरेट करने के लिए, उसे रन करने के लिए सेपरेट रूल्स है, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन सेपरेटली, ठीक है। अदरवाइज आप देखते हो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? लॉ के हिसाब से नहीं है, जो मेन लॉ है उसके हिसाब से। अभी इंडिविजुअल स्टेट में क्या बोलते हैं वो अलग बात है, ठीक है, समझ में आ गया। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है, मतलब वो लॉ की प्रोसेस से बनती है और लॉ के प्रोसेस से बंद होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहां पे अगर लॉ के हिसाब से जाते हैं तो पार्टनरशिप हम डिस्कस करके भी बना सकते हैं और प्रॉपर्ली देखा जाए तो। इसका मतलब लॉ की प्रोसेस से, एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करके आपको कंपनी फॉर्म करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? लॉ में दिया है सब कुछ, क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास, आरओसी इतना टाइम लेगा, सब कुछ प्रॉपर्ली बता दिया। तो लॉ ने उस एंटिटी को बनाया और लॉ ही बंद करी, समझा गया? देयरफॉर इट इज लीगल एंटिटी, समझा गया? लीगल एंटिटी क्या होता है? लॉ ने जिससे बनाया और लॉ की वजह से ही जो बंद होगा, या लॉ की तरह से ही, मेथड से ही बंद होगा। लीगल एंटिटी बुलाते हैं ना, तो उसके पीछे कोई तो लॉ होना चाहिए जो बोल रहा है उसे बना के बंद कैसे किया जाए, ऑपरेट कैसे किया जाए। तो उसका एग्जिस्टेंस किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? लॉ की वजह से, ठीक है। तो उसको सेपरेट एग्जिस्टेंस मिल रहा है बिकॉज ऑफ लॉ, देयरफॉर इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। उसका एग्जिस्टेंस मेंबर्स से अलग माना जाता है। इस वजह से मेंबर आए गए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो कैसे बना है, लॉ से बना ना, तो मेंबर्स गए तो भी वो एग्जिस्टेंस रहेगा। और जब लॉ की प्रोसीजर फॉलो करोगे तभी कंपनी बंद हो जाएगी। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, लीगल एंटिटी मतलब क्या? व्हिच इज फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, उसे हम लीगल एंटिटी कहते हैं। समझ गया? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो यहां पे हाँ, शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं पार्टनरशिप के, कैन नॉट ट्रांसफर, अंडरलाइन करना, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप के शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी के हो सकते हैं, कैसे? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेंट इन दिस आर्टिकल। ओके, कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें कुछ प्रोविजंस दिए क्या देखो, बट जनरली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। क्लियर? ठीक है सब ठीक है? हाँ, गलीगा, हाँ, उतली का, हाँ, उतरी क्या, नींद। हाँ, आगे मैनेजमेंट। आगे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मैनेजमेंट किसके पास होता है? पार्टनर्स, सिंपल बात है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपल्शन है? नो, अंडरलाइन करना, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ पार्टनरशिप। और जॉइंट स्टॉक कंपनी, यस, अंडरलाइन करना, comes into existence unless it is registered, cannot come into existence. Winding up, partnership firm can be dissolved at any time. लेकिन कंपनी का क्या है? कंपनी being legal person is either wind up by national company law tribunal. अभी मैंने वही बताया ना, क्या लॉ के प्रोसीजर से बनती है और लॉ के प्रोसीजर से ही कम बंद हो जाती है। नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप में कितने? मिनिमम 2, मैक्सिमम, ठीक है। अभी यहां पे देखो 50 किसके लिए? द नंबर ऑफ पार्टनर्स कंपनीज एक्ट 2013 शैल नॉट एक्सीड 100, हाउएवर द रूल गिवन अंडर कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, बाद में जो आया था उसमें 50 बताया गया, प्रेजेंट लिमिट 50, राइट। आगे, और प्राइवेट कंपनी में कितना? मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कितना? 200। और पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप कब तक चलेगी? डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इस केस में बंद हो जाएगी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी, परपेचुअल सक्सेशन। क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन? सालों साल चलेगी, ठीक है, कोई आए जाए फर्क नहीं पड़ता है, ये सालों साल चलने वाली है। क्लियर? आगे पार्टनरशिप और क्लब। क्लब, क्लब क्या? क्लब, क्लब, पब। क्लब क्या होता है? अरे हेल्थ क्लब होते कि नहीं होते हैं? क्या होता है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जनरली। क्या होते हैं? डांस क्लब। एक बार हो जाए, हाँ, बात छिड़ी है तो एक बार हो ही जाए।
अरे बात छिड़ी है तो एक बार, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाता हूं, सात समुंदर पार दे। हाँ। तो चलो आगे। क्लब मतलब क्या, अंडरलाइन करना, क्लब इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड विथ ऑब्जेक्ट ऑफ, अंडरलाइन करना, नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट ऑफ प्रमोटिंग सम बेनिफिशियल पर्पज सच एज इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन फॉर मेंबर्स। क्लब में क्या होता है, पर्सन फॉर्मिंग अ क्लब आर कॉल्ड मेंबर्स, और पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स। मेंबर्स ऑफ क्लब हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर मेंबर्स का कोई हक नहीं होता है, लेकिन पार्टनर्स का होता है। एंड लास्ट वन क्या है, चेंज इन मेंबरशिप ऑफ क्लब डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस। मेंबर आते जाते क्लब चलता रहेगा। कैसे खुश हो गए, हाँ, मेंबर आते जाते क्लब चलता रहेगा। तो पार्टनरशिप एंड एचयूएफ, ऊपर एक लिखा नहीं, म्यूचुअल एजेंसी कहां पे होती है, म्यूचुअल एजेंसी कहां पे होती है, पार्टनरशिप में ना, क्लब में नहीं होगी। आगे क्या हुआ, पानी नहीं है मेरे पास। है क्या उसके पास है, उसके पास है। ये देखो क्या है, खंबा, ग्लास, हाँ, क्या लाया तू औरंगाबाद से, ध्यान दो। एचयूएफ और पार्टनरशिप क्या होगा, एचयूएफ में क्या होता है, एचयूएफ जन्म होने से ही मेंबर होता है। क्या बात बोल दी, सही बात बोल दी, हाँ ठीक है, जन्म होने से ही मेंबर बन जाता है। अरे पर एचयूएफ क्या है वो तो पहले बोलते हैं। हाँ हाँ, क्या होता है, फैमिली, अंडरलाइन का ना, जॉइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय स्टेटस मींस क्रिएशन बाय बर्थ। और उसमें क्या होता है, कोई मेंबर, किसी मेंबर की डेथ होती है, ध्यान देना, किसी मेंबर की डेथ होती है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। आगे कौन मैनेजमेंट देखेगा एचयूएफ का, आपको पार्टनरशिप का सब कुछ पता है, मैनेजमेंट कौन देखेगा, कर्ता, क्या नाम होता है, कर्ता, कर्ता। ओके, और द गवर्निंग मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। बाद में अथॉरिटी टू बाइंड, कर्ता ने या मैनेजर ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अंडरलाइन करना, कर्ता और द मैनेजर हैज अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड अदर मेंबर्स इन द फैमिली। लायबिलिटी कितनी रहेगी, अंडरलाइन करना, ठीक से सुनना, ओनली द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड एंड अदर को पार्टनर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन प्रॉफिट। ध्यान दो, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड और बाकी जो को पार्टनर्स है, बाकी फैमिली मेंबर्स जो है उनकी क्या होती है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर। आगे कॉलिंग फॉर अकाउंट्स, तो अकाउंट चेक किए जा सकते हैं, मतलब क्या है कि कोई मेंबर अकाउंट चेक करना चाहता है, अंडरलाइन करना, ऑन सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली अ मेंबर इज इंटाइटल्ड टू आस्क फॉर अकाउंट। पार्टनर क्या है, पार्टनर कैन ब्रिंग सूट अगेंस्ट द फर्म और फॉर अकाउंट प्रोवाइडेड ही आल्सो सीक्स डिसोल्यूशन। जब भी आप केस करोगे अकाउंट के लिए तब आप साथ में डिसोल्यूशन का भी केस कर देना। क्यों, वो बोल सकता ना कि अकाउंट ही तो मांग रहे हो ना, उसके लिए डिसोल्यूशन क्यों,
हाँ, प्रॉफिट, प्रॉफिट गलत है, बट नॉट नेसेसरी गलत हो। सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे अकाउंट नहीं दिखाया या मतलब मुझे अकाउंट हाँ ठीक नहीं लगते। हाँ, झगड़ा हो जाएगा तो पार्टनर से अलग हो जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ 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 ठीक है, नहीं वो सही बोला, बट ये ऐसे एक्सप्लेन नहीं होता है। देखो, पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। आप किसके साथ पार्टनर बनना चाहोगे? पार्टनर किसके साथ बनना चाहोगे? जिसके ऊपर आपका भरोसा है, सिंपल बात है। ठीक है, अगर आप केस करो कि अकाउंट के लिए, इसका मतलब क्या है कि आपके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, एजेंसी नहीं बोल रहा हूं, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस क्या हो गया? नहीं है। और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप पार्टनरशिप कंटिन्यू करो तो रेगुलर डिस्प्यूट्स आने वाले। तो इस वजह से इट इज बेटर कि आप क्या डिवोर्स ले लो, हाँ सेपरेट हो जाओ। ठीक है, तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, देखो पार्टनरशिप का बेस ही म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है। एक सिंपल बात है कि आप किसके साथ पार्टनरशिप में आना चाहोगे। तो ये ऐसे ही पर्सन के साथ जिसके बारे में आपको ट्रस्ट है, लगता है कि नहीं ओके ये कोई मतलब अकाउंट में घपला नहीं करेगा, बराबर। जहां पे आपका ट्रस्ट नहीं है, ऐसे पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप में डेफिनेटली नहीं आओगे। समझ आ गया? तो आप अगर अकाउंट के लिए केस कर रहे हो, मुझे अकाउंट्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक लगता है, इसका मतलब ट्रस्ट है ही नहीं ना। आप बार बार उस बात पे झगड़ा करोगे, उससे बेटर है कोर्ट क्या बोलेगा कि यू शुड गेट डिसॉल्व, हो जाओ अलग। ठीक है, समझ आ गया? जी ले अपनी जिंदगी, करेक्ट है? ठीक है, तो ध्यान दो आगे। हाँ आगे, गवर्निंग लॉ, उसके लिए कौन सा है? हिंदू लॉ। माइनस कैपेसिटी अंडरलाइन करना। एचयूएफ में पार्टनरशिप में क्या होता है? माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर दो ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। अंडरलाइन करना, पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, बेनिफिट के लिए हो सकता है। एचयूएफ में माइनर बिकम मेंबर ऑफ द ancestral business by the incidence of birth. He does not have to wait for attaining majority. Continuity, फॉर्म कब तक चलती है? जब तक डेथ या इंसॉल्वेंसी नहीं होती है। एचयूएफ किसी की डेथ हो गई तो भी कंटिन्यू रहेगी। नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप मैक्सिमम कितने हैं? 50। एचयूएफ में अनलिमिटेड। समझ आ गया? बढ़ाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, वहां पे अनलिमिटेड हो सकते हैं। शेयर इन द बिजनेस, कितना शेयर इन द बिजनेस एग्रीमेंट में डिसाइड होगा। और एचयूएफ में, इन एचयूएफ नो को पार्टनर हैज डेफिनेट शेयर, हिज इंटरेस्ट इज फ्लक्चुएटिंग वन एंड इट अंडरलाइन करना, इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग एनलार्ज्ड बाय डेथ इन द फैमिली डिमिनिशिंग बाय बर्थ। मतलब जैसे लोग बढ़ेंगे, देखो ओके वैसे क्या हो जाएगा? लोग बढ़ेंगे तो उस केस में शेयर कम होते जाएगा, लोग कम होंगे तो शेयर बढ़ता जाएगा, बराबर। अंडरलाइन करना। अमेंडमेंट अंडरलाइन करना, अमेंडमेंट चेंजेस जो हो गए। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 एंटाइटल्ड ऑल एडल्ट मेंबर्स, हिंदू मेल्स एंड फीमेल्स टू बिकम को पार्टनर्स इन एचयूएफ। दे नाउ एंजॉय इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस ड्यू टू दिस अमेंडमेंट। सभी एडल्ट मेंबर मेल एंड फीमेल ओके वो को पार्टनर्स और इक्वल राइट समझे जाते हैं। विच अलाउड अंडरलाइन करना एल्डेस्ट फीमेल को पार्टनर ऑफ एचयूएफ टू बिकम कर्ता। आगे को ओनरशिप क्या होती है? को ओनरशिप, दोनों ने मिलकर एक एसेट ले ली तो क्या होता है? को ओनरशिप, बराबर। को ओनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है, ठीक है। और को ओनर अपना अपना शेयर बेच सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी में? यस, अगर पॉसिबल हो तो बेच सकते हैं। इन पार्टनरशिप में दूसरे की कंसेंट की बजाय ओके वो बेचा बिल्कुल भी नहीं जा सकता।
को ओनरशिप में आइदर फ्रॉम एग्रीमेंट और अंडरलाइन करना, एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कैसे ऑपरेशन ऑफ लॉ? कैसे? मतलब फादर की डेथ हो गई, इस वजह से 2 बेटे हैं, उनके नाम पे एक प्रॉपर्टी आ गई, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गए? को-ओनर्स। क्या बन गए? को-ओनर। आगे को-ओनर्स इज नॉट एजेंट, अंडरलाइन करना। को-ओनर डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। को-ओनरशिप, आपके बीच आपके पास लैंड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो लैंड रेंट पे देना ही चाहिए, प्रॉफिट कमाना ही चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। एंड लास्ट वन, को-ओनर मे ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट और राइट इन द प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर। एंड एसोसिएशन क्या होता है? अंडरलाइन करना, मोटिव टू अर्न, नो नेसेसरली मोटिव टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट्स। द इंटेंशन इज नॉट टू एंटर इन बिजनेस फॉर गेन्स। मेंबर्स ऑफ चैरिटेबल सोसाइटी और रिलीजियस एसोसिएशन, ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अभी मेन पॉइंट्स वहां पे स्टार्ट होते हैं पार्टनरशिप के। पहला वहां पे क्या है? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, एंड पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स 2 टाइप्स है। एक पहला पार्टनरशिप में क्या है? पहले देखो, पार्टनरशिप एट विल और फिक्स पार्टनरशिप। पहले समझो फिक्स पार्टनरशिप क्या होती है। फिक्स पार्टनरशिप मतलब एक पीरियड स्पेसिफाई किया जाता है, उस पीरियड तक वो पार्टनरशिप चलेगी और बाद में क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। और ध्यान दो, मुझे बताओ, अगर जो फिक्स पीरियड है उस फिक्स पीरियड पे उन्होंने पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं की, मतलब फिर भी बिजनेस कंटिन्यू किया, तो आगे कितने दिन चलेगा? जब तो उनकी इच्छा है। समझ में आ गया? मतलब पहले वो क्या की थी? फिक्स पार्टनरशिप। अगर डिसाइड नहीं है, मतलब डिसाइड था पीरियड और उसके बाद में भी कंटिन्यू की, तो उसके बाद में तो पीरियड डिसाइड ही नहीं ना, तो क्या हो गई? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? जब तक आपकी मर्जी है तब तक आप कंटिन्यू करो। तो जब आपको रिटायर होना हो, जब आपको बंद करनी हो पार्टनरशिप, तो क्या करना पड़ेगा? नोटिस देनी पड़ेगी। फिक्स पार्टनरशिप में पीरियड डिसाइड होता है तो आपको नोटिस देने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं, डिसॉल्व करने के लिए। हाँ, लेकिन फिक्स पार्टनरशिप का जो पीरियड है उससे पहले आपको निकलना हो तो आपको सभी लोगों से कंसेंट लेनी पड़ेगी, तब निकल सकते हो। लेकिन जहां पे टाइम स्पेसिफाइड नहीं था, आप 1 साल बाद निकलना चाहते हो, किसी से कंसेंट लेने की जरूरत है क्या? नहीं। 2 चीजें, कंसेंट एंड नोटिस। कंसेंट एंड नोटिस। कंसेंट कहां पे लगती है? आप टाइम से पहले जाते हो तो कंसेंट लगती है, और नोटिस कब लगती है? टाइम ही नहीं था। समझ आ गया? एक कंसेंट और नोटिस, इन दोनों में फर्क है। नोटिस में क्या होता है? बताने की जरूरत सिर्फ, मतलब अगर देखा जाए तो लीगली सिर्फ बताना है, परमिशन की जरूरत नहीं। नोटिस मतलब बताना है, परमिशन नहीं। और कंसेंट मतलब क्या? परमिशन। ठीक है, टाइम डिसाइडेड नहीं था, आप 6 महीने बाद जाना चाहते हो, परमिशन चाहिए कि नोटिस चाहिए? कंसेंट चाहिए या नोटिस चाहिए? टाइम डिसाइड नहीं था, आप 6 महीने बाद जाना चाहते हो, नोटिस। और 6 महीने का टाइम डिसाइड था, आप 4 महीने बाद जाना चाहते हो फॉर्म छोड़ के, तो कंसेंट। समझना है फर्क? नोटिस वर्सेस कंसेंट, इसमें फर्क समझ में आ गया? नोटिस में इंफॉर्मेशन देनी होती है और कंसेंट में इंफॉर्मेशन देना सफिशिएंट नहीं, परमिशन भी मिलनी चाहिए। परमिशन भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे पार्टनरशिप एट विल, उसमें क्या होता है? अंडरलाइन करना, नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। प्रोविजन भी नहीं बनाई है। अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना, where partnership entered into for a fixed term is continued after expiry of such term, it is treated as partnership at will। क्या ट्रीट किया जाता है? पार्टनरशिप एट विल। A partnership at will may be dissolved by any partner, अंडरलाइन करना, by giving notice। नोटिस बोला है, टाइम डिसाइडेड नहीं ना, तो नोटिस देके आप जा सकते हो। समझ में आ गया? एंड फिक्स पीरियड का क्या? फिक्स पीरियड होता है, और फिक्स पीरियड के बाद में भी कंटिन्यू किया बिजनेस, तो फिक्स पीरियड के बाद में भी बिजनेस कंटिन्यू किया, तो ये पार्टनरशिप कौन सी है? पार्टनरशिप एट विल। जब तक पार्टनरशिप एट विल है तब नोटिस देनी पड़ेगी या कंसेंट लेनी पड़ेगी? नोटिस। और जब जब फिक्स पार्टनरशिप है, आपको जल्दी जाना हो तो कंसेंट। तो यहां पे अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना क्या? हाँ, सच पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? अंडरलाइन करना, सिंगल एडवेंचर
मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए जो बनाई जाती है वो क्या होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप जा सकते हो। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले जाना चाहते हो तो बोलो, सोच के बताओ। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले पार्टनरशिप छोड़ना चाहते हो तो कंसेंट या नोटिस? कंसेंट। जहां पे क्या जनरल पार्टनरशिप है, जहां पे कोई एक प्रोजेक्ट डिसाइडेड नहीं है, वहां पे क्या होता है, एक प्रोजेक्ट के बाद में दूसरा चलेगा, उसमें आप जाना चाहते हो तो नोटिस। फिर से बताओ मुझे, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल जाना चाहते हो आप, नोटिस। फिक्स पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, अर्ली, कंसेंट, ठीक है। बाद में अगला क्या, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, जल्दी जाना चाहते हो तो नोटिस, नहीं नोटिस नहीं, कंसेंट। और जनरल पार्टनरशिप में जाना चाहते हो तो नोटिस। फर्क समझ में आया? ये याद रखना, ये मेन पॉइंट्स है नोटिस एंड कंसेंट वाले। क्लियर? आगे पार्टनरशिप डीड। डीड मतलब क्या, राइटिंग में, अंडरलाइन करना। इट मे बी इन राइटिंग और फॉर्म्ड वर्बली, बट इट इज डिजायरेबल टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड डिस्प्यूट। ठीक है, डिस्प्यूट अवॉइड करने हो तो उसे क्या करना है, राइटिंग में होना चाहिए। अंडरलाइन करना, द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, अंडरलाइन करना, द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन एज टू रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। क्या लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में? बोलो क्या क्या लिखा होगा? सिंपल बात है, एग्रीमेंट है, क्या क्या लिखा होगा? पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्म का एड्रेस, फर्म का नाम, और क्या, और क्या ड्यूरेशन हो सकता है, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, बाद में एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, सैलरीज, कमीशन, एक्सपल्शन मतलब क्या, किसी को निकाल देना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ओके, इन बारे में रूल्स बताए होंगे। अभी पार्टनर्स के टाइप्स कौन से हैं, ये पार्टनर्स के टाइप्स के बाद में हम ब्रेक ले लेंगे ऑब्वियसली। हाँ इतना ही है, हाँ ठीक है। तो ध्यान दो, पहला कौन सा है, एक्टिव और एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। याद रखना, एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर मतलब जो पार्टनर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है, जो एक्टिवली काम कर रहा है, तो उसे एक्चुअल या फिर एक्टिव या फिर ऑस्टेंसिबल पार्टनर कहा जाएगा। सो इट इज पर्सन हु हैज बिकम पार्टनर बाय एग्रीमेंट एंड हु एक्टिवली पार्टिसिपेट, अंडरलाइन करना, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कंडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कंडक्ट। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग या और डॉर्मेंट, ठीक है, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, ठीक है, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, ठीक है। तो स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर मतलब क्या, हु, जिसका नाम, जिसकी आइडेंटिटी, देखो यहां पे मेन चीज जो रहेगी ना वो होगी आइडेंटिटी, ध्यान रखना आइडेंटिटी। अगर लोगों को, ध्यान दो, लायबिलिटी के लिए एक बात ध्यान रखनी है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना या नहीं करना, ध्यान देना। अभी यहां पे देखो स्लीपिंग पार्टनर में क्या होता है, हु डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, अंडरलाइन करना, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड आर लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म, दे आर हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस, अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट है। लायबल है बट पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं, क्यों, क्यों? अरे आप फॉर्म में थे, ये लोगों को पता ही नहीं था, तो बताने की जरूरत क्या है कि मैं जा रहा हूं, ठीक है। मतलब आप नोटिस दोगे, बोलोगे मैं जा रहा हूं, लोग बोलेंगे तू कब से था, ठीक है, कौन है तू, कहां से आया, कहां से निकला, ठीक है, कुछ पता नहीं। तो ऐसी केस में अगर पता ही नहीं लोगों को कि तुम पार्टनर हो, तो बताने की जरूरत नहीं ना कि मैं पार्टनरशिप से रिटायर हुआ। तो नोटिस देना किसके ऊपर डिपेंड करता है, आइडेंटिटी। अगर लोगों को आपकी आइडेंटिटी एज एन पार्टनर पता हो तो आपने जाते वक्त क्या करना चाहिए, नोटिस देनी चाहिए। ओनली वन थिंग याद रखना, बहुत स्पेसिफिक, नोटिस तभी देनी पड़ती है जब आपकी आइडेंटिटी एज एन पार्टनर लोगों को पता है, लोगों को यह पता है कि आप पार्टनर हो, लोगों को यह लगता है कि आप पार्टनर हो, तो आपने नोटिस देनी चाहिए कि ये फर्म के साथ मैं अभी आगे से नहीं रहूंगा। इसमें ना तो प्रॉफिट शेयर, ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ना कोई अदर फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक ही बात इंपॉर्टेंट है नोटिस देने के लिए, कौन सी, आइडेंटिटी। और लोगों को आपकी आइडेंटिटी एज एन पार्टनर पता है तो नोटिस देनी पड़ेगी, सिंपल बात है, क्लियर। तो
तो यहां पे स्लीपिंग पार्टनर पता था क्या लोगों को? नहीं, तो उसको नोटिस देने की जरूरत क्या है? पता ही नहीं लोगों को वो पार्टनर है। आगे नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम के लिए, पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट। ये तो सिर्फ अपना दोस्त ही कर सकता है, मतलब क्या कि पहचान वाला है, उसका नाम ऑलरेडी है, वो क्या कहता है कि तुम बिजनेस स्टार्ट कर दो, मेरा नाम यूज कर लो, ठीक है। तो ऐसे केस में वो लायबल होगा, हाँ या ना? लायबल होगा, लायबल होगा। ओके, वो जब उस फर्म से कनेक्शन तोड़ना चाहता है तो उस केस में नोटिस देनी पड़ेगी। यस, आइडेंटिटी पता है ना लोगों को ये लगता है कि तुम पार्टनर हो। तो यहां पे lend his name to the firm without having any real interest in the firm, not entitled to share the profit, does not take part in the conduct of business, liable to third parties, underline करना, liable to third parties for all the acts of the firm. Partners in profit only, ठीक है, ऐसा partners in profit only, partner with benefit, हाँ, मैं पार्टनर विद बेनिफिट बोल रहा हूं, तुम फ्रेंड्स विद बेनिफिट क्या बोल रहे हो? हाँ, मतलब क्या होता है? तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, ऐसा क्या सुना सुना लग रहा है? हाँ, सुना सुना लग रहा है। हाँ, आ गया, किसी फ्रेंड की याद आ गई? सुना सुना क्यों लग रहा है फिर तुमने? सुना सुना, हाँ, तो ध्यान दो, partner in profit only, a partner who is entitled to share profits only without being liable for losses. तो उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, नॉट लाइबल फॉर लॉसेस, अंडरलाइन करना, लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली, अंडरलाइन करना, लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। इनकमिंग पार्टनर क्या? ये नया पार्टनर, और इसे लेना हो तो सभी की कंसेंट चाहिए, अंडरलाइन करने का, कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर, जिस पार्टनर को निकाल रहे बराबर, तो सच पार्टनर, अंडरलाइन करना, रिमेन्स लायबल टू थर्ड पार्टी, अंडरलाइन करना, फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन। लेकिन याद रखना, पब्लिक नोटिस किससे देनी पड़ती है? कौन सा पार्टनर पब्लिक नोटिस देगा? कौन सा? जिसकी आइडेंटिटी पब्लिक को पता है, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि स्लीपिंग पार्टनर, उसको देने की जरूरत नहीं है। आगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? एक्ट एज अ पार्टनर, और जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, पहली बात, जो सच में पार्टनर नहीं है, वो अपने बिहेवियर से लोगों को ये दिखाता है कि मैं पार्टनर हूं, या कोई पर्सन उसे रिप्रेजेंट करता है एज एन पार्टनर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ बोलो बच्चन, हाँ ठीक है, इसने तो बोला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आते हो, मतलब क्या कि आपके दोस्त के बिजनेस पे चले गए, और दोस्त के बिजनेस पे वहां पे बैठे हो, तो वहां पे क्लाइंट आ जाता है, वो क्लाइंट वो किसके साथ बोल रहा है? आपके दोस्त के साथ, ठीक है, दोस्त के साथ बोल रहा है कि सब कुछ वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसने आपको देख के बोला कि आपकी तारीफ, तो आपका दोस्त कहता है कि ये अपना पार्टनर है, ये मेरा पार्टनर है, आपको अंदर से पार्टनर बोला मुझे, ये होती दोस्ती। ओके, एक्चुअली उसने आपको पार्टनर नहीं बनाया, उसने आपको मामू बनाया, उसने आपको क्या बनाया? मामू, ठीक है। हाँ, तो उसने आपको मामू बनाया, क्यों? क्योंकि जिस वक्त उसने बोला कि ये मेरा पार्टनर है, उस दिन से आपकी लायबिलिटी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्टार्ट हो गई। रीजन क्या है? क्योंकि एज एन पार्टनर आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई। आपने जो बोला सच में वो देखा जाए तो गाली नहीं है, ये उसका मतलब है पागल, फूल। उसे क्यों इतना खराब समझा जाता है पता नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, बट बोलो मत। हाँ वो स्लो। हाँ क्या बोला था? हाँ आ गया ठीक है नहीं, उसका गूगल पे सर्च कर लो, उसका मीनिंग है पागल, फूल। कर लो सर्च, हाँ।
या वो इसको पूछो, वो जो सिरी या जो भी आपके मोबाइल में होती ना, सिरी, और क्या होता है, नहीं और क्या होता है, गूगल असिस्टेंट, और मैंने लास्ट टाइम ये प्रैक्टिस की थी, मैंने स्टूडेंट्स को बोला था अब एक काम करो, सर्च किया, वो जो सीरी आपके इसमें जो भी है, लड़की बात करती है ना, लड़की बात करती है ना कोई तो अंदर से, मैं आई हेल्प यू लाइक दैट ऐसा कुछ तो भी बात करती है, उसको आई लव यू बोल के देखो, आंसर क्या आता है। हाँ बोला था ना, बोल के देखो आई लव यू। हाँ बोलती है, क्या बात है। नहीं, और हर एक के आंसर अलग आते हैं, हर एक के आंसर अलग है, बोल के तो देखो, आवाज सुन के कैसा आवाज है। बोला क्या, क्या क्या आया, हाँ आई कांट हेल्प यू, तुम खुद ही अपना काम देख लो। हाँ आई कांट हेल्प यू। और क्या है, हाँ हाँ और किसने बोला कि नहीं बोला, क्या है, हाँ और चलो मैं भी बोल के देखता हूँ। हाँ मेरी शादी हो गई तो ऑब्वियसली, नहीं शादी हो गई तो कहां से करना पड़ता है, साइड में ना, क्या बोलना पड़ता है पहले, हाँ पहले क्या बोलना पड़ता है, ओके गूगल आई लव यू। मुझे आया वाओ वाओ, इफ यू लव मी यू मस्ट थिंक आई एम रियली हेल्पफुल, बेस्ट डे एवर, और आगे स्माइली आ गई, खुश हो गई बेचारी। अच्छा है, इज्जत रख ली। हाँ ऐसा ही है, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। हाँ दिख रहा है क्या, हाँ स्माइली, हाँ स्माइली आ गई। आगे आगे मैंने डाला डू यू लव मी, यस इन एन एट योर सर्विस सॉर्ट ऑफ वे, एट योर सर्विस। हाँ Here are the things I can do. Give one a try by saying something like, help me calculate. हाँ चलो, हाँ वो दिखाऊंगा नहीं, हाँ चलो, हाँ ठीक है, हाँ चलो ध्यान दो यहाँ पे, आपका क्या आया था, क्या आया था, क्या आया था, टाइप को आता है नहीं, शायद से आई लव यू बोलने के स्टाइल से भी सामने से रिस्पॉन्स आता होगा, तो हर एक को अलग अलग कैसे आता है। हाँ आई लव यू टू बोलना चाहिए ना आगे, ठीक है चलो, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड ऐसा आना चाहिए। हाँ
क्या है? आई कैन हेल्प यू। रहम रहम मतलब तरस आ गया उसे। चलो ध्यान दो, लास्ट वाला पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसमें क्या है? व्हेन पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, खुद को वो रिप्रेजेंट करता है, नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ, या फिर एक परमिट करता है टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर, या तो वो खुद रिप्रेजेंट करता है खुद को, या फिर दूसरों को रिप्रेजेंट करने देता है नोइंगली। उसे पता है कि सामने वाला मुझे पार्टनर बुलाया है, फिर भी ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। ही इज लायबल लाइक पार्टनर इन अ फर्म to anyone who on the faith of such representation has given credit to the firm। क्लियर? तो दो चीजें, एक तो वो खुद को रिप्रेजेंट करता है, या knowingly he represent himself as partner, और he allows other person, ठीक है, to represent him as an partner। तो ऐसे केस में वो पार्टनर जैसे लायबल बनता है। उससे अगर फर्म से अलग होना हो तो क्या करना पड़ेगा? नोटिस देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? हाँ या ना? देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? लेकिन वो तो पार्टनर है ही नहीं ना। क्यों? आइडेंटिटी आ गई ना एज एन पार्टनर। पार्टनर है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं, लोगों को क्या पता है वो इंपॉर्टेंट है। तो नोटिस देनी पड़ेगी, नोटिस देनी पड़ेगी। तो नोटिस इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। वहां पे लिखना नोटिस शैल बी गिवन एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। नोटिस शैल बी गिवन एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। ठीक है, चलो ब्रेक लेते हैं अभी।